लखनऊ में रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती है। उसी के अवसर पर क्या कुछ खबर है, हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत ही प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो साथ ही साथ जो अन्य वरिष्ठ नेता थे वो भी वहां पर मौजूद नजर आए। मंच से क्या कुछ संबोधन में कहा गया, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है, और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होल्कर बनी। महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है, और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोक महारानी अहिल्या। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार कक्षा 9 से लेकर के 12 के जो छात्र हैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है। वही साथ ही साथ इसके तहत ही जो पहले चरण है उसमें 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा भर्ती की जाएगी, और साथ ही शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, और जैसे ही प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। यह कदम कई मायनों में खास बताया जा रहा है। प्रदेश के जो छात्र हैं उनको डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वहीं लखनऊ में भारत और शौर्य तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए लखनऊ में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ही यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद नजर आए। हाथों में तिरंगा लेकर के कदम ताल मिलाते हुए नजर आए। वही यात्रा के जो डिप्टी सीएम उन्होंने भी मंच से संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और साथ ही उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। समय समय पर जिस ढंग से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। हम सब जानते हैं जब भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की। इस बार तो कई ठिकानों पर पूरी तरह से आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का जो अभियान भारतीय सेनाओं ने चलाया, उसके लिए मैं भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आपके नेतृत्व में तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को और लहराने का काम कर रहा है। जैसा आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से ये जो तिरंगा लहरा रहा है वो इसीलिए लहरा रहा है क्योंकि तिरंगे का जो मान है वो हमारी सेना ने रखा है और पाकिस्तानी जो थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साथ ही साथ आतंकवाद को कैसे ध्वस्त किया जाता है, आतंकवाद को जिस तरीके से भारतीय सेना ने खत्म किया है वो भी हमारी सेना ने किया। वही ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही। इसी कड़ी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग से शुरू होकर के 1090 चौराहे तक गई है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है।
इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दे जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दे गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह वही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया। साध्वी प्राची ने कहा कि मोदी जी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं और दुश्मनी का जवाब भी प्रभावी ढंग से देते हैं। यह पूरा देश और विश्व जानता है। न्यूक्लियर पर मोदी जी ने यह साफ कहा कि न्यूक्लियर पर हम कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझती मोदी जी दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छे से दोस्ती को निभाते हैं और जब दिखाई देता है दुश्मनी का, तो दुश्मनी का भी जवाब दुश्मनी से देते हैं। ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। रही बात ट्रंप अंकल की, न्यूक्लियर पर मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि न्यूक्लियर पर हम कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी ने जो काम किया, सिंदूर ऑपरेशन, ये मोदी जी की चुप्पी का परिणाम। पूरा देश जानता है कि कुछ होने वाला है।
सिंदूर ऑपरेशन करके पूरे विश्व को जग जाहिर कर दिया। अब खबर कन्नौज से है, जहां 8 साल में जब्त की अवैध शराब को नष्ट किया गया है। बताते ये चले कि डीएम के आदेश पर गठित समिति ने करीब 5000 लीटर शराब नष्ट किया है। साल 2017 से सदर कोतवाली पुलिस ने 451 मामलों में शराब जब्त की थी। इस दौरान सीओ सदर, आबकारी अधिकारी, एसडीएम मौजूद रहे। वही विनिष्टीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सदर कोतवाली परिसर में बड़ा सा गड्ढा करवा करके शराब नष्ट किया गया। पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया। कितने लीटर शराब थी सर? देखिए, कोतवाली कन्नौज पर जो है वर्ष 2017 से लेकर अभी तक जो एक्साइज के अभियोग अवैध शराब के पंजीकृत थे, उनके मालों का निस्तारण, कुल 451 अभियोगों से संबंधित मालों का निस्तारण माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए किया गया। इसमें कुल जो है 451 मालों से संबंधित 5000 लीटर के आसपास की शराब का जो है विनिष्टीकरण किया गया है। तो चलिए, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां 18 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया। पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंगन ने यह ट्रांसफर किया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस लाइन में 18 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। उनको तैनाती मिली है। पुलिस लाइन में जोन और अपराध शाखा में ये पोस्टिंग की गई है। तो बड़ी खबर, जहां 18 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। और साथ ही साथ लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 18 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंगन ने ये ट्रांसफर किए हैं। 18 इंस्पेक्टर्स को तैनाती दी गई है। तो वही जोन और अपराध मामले को देखते हुए ये एक बड़ा एक्शन लिया गया। तो 18 पुलिस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस यूपी में दौड़ते हुए नजर आई है। लखनऊ में ये तबादले किए गए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये तबादले सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। खबर यूपी के बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसैती गांव से है, जहां पर बीते 3 मई की रात में अजय तिवारी के घर से बदमाशों द्वारा अपहरण करने के हाई प्रोफाइल मामले प्रकाश में आते ही हड़कंप मच गया। हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने सभी जो अधिकारी थे वो घटनास्थल से जांच किया। तो पहले ही दिन पुलिस के अधिकारी इस चर्चित अपहरण कांड की गति को संदेहात्मक तरीके से बता रहे थे। वह इस मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने पूरी जानकारी दी है। और परिजनों द्वारा इस घटना की पृष्ठभूमि में ये बताया गया था कि 29/30 में उस गांव में एक शादी थी, जिसमें बारात के कुछ लोग जो अपहृत हैं, उनके घर के सामने जो एक गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान है, वहाँ पे सिगरेट इत्यादि लेने आए थे। लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो उसी सड़क पे लघु शंका करने लगे। जो अपहृत हुए थे अजय तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इस साजिश को अंजाम दिया कि छोटी सी घटना हो गई थी, छोटी सी एक मारपीट घटना हुई थी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। बारात के दिन की घटना एकदम सही है कि झगड़ा हुआ बच्चों में। उस साजिश के तहत उसको अपहरण में बदलने का काम, अपहरण में बदल करके कुछ लोगों को फंसा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करने का प्रयास किया, अपने विधायक बनने के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए। इस परिवार को, अगर फेफड़ा विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं, तो उसी परिवार के वो लोग भी हैं जिनको सताने का काम किया, जो निर्दोष थे। आज पुलिस ने स्वयं छोड़ा, मेरे और किसी के दबाव में नहीं छोड़ा, स्वयं छोड़ा। इसका मतलब निर्दोष थे। उन निर्दोषों को आपने बैठा कर रखा इतने दिन तक। वह इसी बीच शामली से बड़ी खबर की ओर रुख करते, पाकिस्तानी जासूसी में कैराना का युवक गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से युवक को पकड़ा है। कैराना का रहने वाला नौमान लाही गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना को सूचना देता था। नौमान लाही के खाते में पाक से पैसा भेजे जाते थे। हरियाणा की सीआईए फोर्स टीम ने केस भी दर्ज करा है। स्थानीय पुलिस और एलआईयू यूनिट भी सक्रिय हुई है। कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शामली में जहां पाकिस्तानियों को इंफॉर्मेशन देने को लेकर के एक युवक गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का यह पूरा मामला है, जहां एक युवक जो है वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था और उसके अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे भी आते थे।
वही कन्नौज के महिला थाने का पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। थाने पहुंचकर महिला जो आरक्षी थे उन्हें सलामी दी। बताते यह चले कि एसपी ने बैरक, मालखाना और कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। अब निरीक्षण के दौरान ही एसपी ने लंबित विवेचनाओं की स्थिति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख करके एसपी विनोद कुमार ने संतोष जताया। उन्होंने स्टाफ के बेहतर कार्य प्रणाली बनाए रखने की सराहना की और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वही मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम सरैया में दबंगों के उत्पात से परेशान एक परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दबंगों ने बीते दिन परिवार पर हमला कर फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिनांक 13 मई 2025 को थाना कोतवाली भोगांव में वादी संजय कुमार पुत्र विश्राम सिंह ने लिखित तहरीर देकर अवगत कराया था कि मेरे गांव के ही 2 लोग हैं तथा दो लोग और हैं। एक सैफई के रहने वाले हैं और एक थाना बनाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश को लेकर इन्होंने मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी और मुझे जान से मारने की धमकी देकर ये लोग भाग गए थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या। वही औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक और ई रिक्शा में जोरदार भिड़ंत हुई। इस घटना में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हादसा में जो 7 वर्षीय मासूम था उसकी मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। आज 12 मई 2025 को प्रभारी निरीक्षक अजीतमल को सूचना प्राप्त हुई 7:30 बजे के आसपास। दलेर नगर से कुछ लोग जो फंक्शन में ऊंचा जा रहे थे ई रिक्शा से, उनका चपटा गांव के पास किसी ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिसमें काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। 4 लोग तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए थे और मजदूरों को लेकर इनके द्वारा तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक अब्दुल रहमान 7 वर्ष जो करबक रनिया जनपद। क्या नाम है आपका? रविंद्र। कहाँ के निवासी हो? बीकेपुर, मिश्रीपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से? मिश्रीपुर जा रहे थे। चपटा की सवारियां थी। आप ई रिक्शा चलाते हैं। कैसे हादसा हुआ है? कितने लोग थे आपकी गाड़ी में? 5 बड़ी थी, 2 आदमी थे, बच्चों को तो बेचती नहीं। वही हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान जारी कर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर की पुष्टि की थी। उनका यह बयान सामने आते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग उन्हें इस हद तक निशाना बनाने लगे कि उन्होंने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया। वही लोगों ने विदेश सचिव और उनकी बेटी का निजी नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। वो इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने एक खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। तो हमारे विदेश सचिव को लेकर तरह तरह की बातें आजकल न्यूज़ में आ रही हैं, सोशल मीडिया पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा निंदनीय है ये बात कहना, क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ, खासतौर से जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि विदेश सचिव के परिवार के बारे में जिस तरह से रीट्वीट किए जा रहे हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, हमारे विपक्षी जो नेता हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं उसको उसकी पूरी निंदा करता हूँ। एक पत्रकार के रूप में मैं आपको बताऊँ कि जिस प्रकार से हमारे विदेश सचिव मिश्री जी ने जिस प्रकार से देश के हित में जो काम, क्योंकि मैं विदेश यात्राएं करता हूं, मुझे पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से वो देशों के साथ उन्होंने संबंध हमारे स्थापित कर रहे हैं, उसमें जो उनकी भूमिका है वो बहुत अहम है। बहुत आसान होता है किसी की मेहनत को चुटकियों में उसके बारे में खराब बोल करके, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा और मैं अपने सभी विपक्षी नेताओं से मैं आपसे एक पत्रकार के रूप से मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे विदेश सचिव के बारे में कृपया कोई इस प्रकार के आप रिट्वीट्स ना करें। उनके परिवार के बारे में, देश में जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में हमें सबको साथ में खड़ा होना है। हमको विश्व के पटल पे अपना मजाक नहीं उड़वाना है। और यही कुछ यहाँ के नेता और कुछ ऐसे पत्रकार जिनको हम यूट्यूब जर्नलिस्ट कहते हैं। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां भारत का तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारत ने अब तुर्की के प्रोपेगेंडा पर नकेल कसी है। TRT वर्ल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर
भारत ने तुर्की के प्रोपेगेंडा पर अब नकेल कसी, एक बड़ा एक्शन भारत की ओर से तुर्की पर। तुर्की है वही देश है जिसने बीते दिनों पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जब भारत चला रहा था तो उस बीच पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर आया था। पाकिस्तान को कई ड्रोन मिसाइल भी मदद करते हुए नजर आए थे। तो अब भारत ने TRT वर्ल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।